कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम इकोनॉमी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी जो हमारा लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस जिसको हम लोग बोल रहे थे, सार्वजनिक वित्त, उसके अंदर हमने देखे सरकार की राजस्व आय, सरकार के राजस्व खर्च, सरकार की पूंजीगत आय, सरकार की पूंजीगत खर्च, इसके अलावा सरकार का राजस्व घाटा, सरकार का पूंजीगत घाटा, ये सब चीजें हमने देखी थी। और उसके बाद हमने राजकोषीय घाटा क्या होता है ये समझे थे, FRBM एक्ट क्या था ये समझे थे। अब देखना बच्चों, एक हेडिंग डालना आप लोग, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग को आप ऐसे मत समझना ये इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में मैं वित्त आयोग पढ़ा रहा हूँ, इसको डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। यानी फाइनेंस कमीशन में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, इसके अध्यक्ष, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वित्त आयोग बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का लगता है, और वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जब संवैधानिक संस्थान पढ़ाऊंगा, वहां पे हमारा ये टॉपिक काम करता है। यहाँ पे हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में इसकी रिकमेंडेशन, इसकी भूमिका क्या रहती है, ठीक है। अब देखना, हमेशा याद रखना बच्चों, जो इंडिया है, इंडिया में केंद्र और राज्य के मध्य राजकोष के संबंध में दो प्रकार के असंतुलन मिलते हैं। यानी जो फाइनेंस कमीशन है वो कैसे उस डिसबैलेंस को एंड करता है या डिसबैलेंस को सही करता है, हमने ये देखना है। अब आप कहोगे सर आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, जैसे आपको ये लिखना है, लिखो भारत में केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र राज्य के बीच राजकोष के संबंध में, जो राजकोष होता है ना, फिस्कल राजकोष के संबंध में दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं, डिसबैलेंस, ठीक है। दो प्रकार के असंतुलन, यानी असंतुलन जो भारत में है उसमें जो केंद्र और राज्य के मध्य राजकोष, यानी जो हम अभी तक फिस्कल पॉलिसी पढ़ लेते हैं, उसके संबंध में दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं बच्चों वर्टिकल डिसबैलेंस, यानी अपने आप में लंबवत असंतुलन, ठीक है। लिखो लंबवत असंतुलन, लंबवत असंतुलन, ठीक है, वर्टिकल डिसबैलेंस। और दूसरे को बोलते हैं बच्चों क्षैतिज असंतुलन, हॉरिजेंटल डिसबैलेंस, ठीक है, क्षैतिज असंतुलन। यानी इंडिया में आप देखोगे सेंटर और स्टेट के लेवल पे जो हम राजकोषीय नीति पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राजकोष के संबंध जो मैंने अभी तक पढ़ा रखा है, दो प्रकार के असंतुलन, एक को बोलते हैं लंबवत वर्टिकल और एक को बोलते हैं क्षैतिज असंतुलन केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको समझा दीजिए थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझे। देखिए, केंद्र की जो बच्चों फिस्कल पावर है, राजकोषीय शक्ति है, वो राज्यों की तुलना में ऊंची है। यानी दोनों के मध्य ये संबंध, कहने का मतलब है, इसको लिखो, केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में उच्च, केंद्र की राजकोषीय शक्ति, केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में उच्च, राज्यों की तुलना में उच्च। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, देखो मैंने क्या कहा, हम जो राजकोष के संबंध में है दो प्रकार के डिसबैलेंस देखने को मिलते हैं, एक लंबवत। अब देखें लंबवत कैसे, सेंटर सबसे ऊपर है, असंतुलन हो गया ना, या तो दोनों का बराबर हो, कोई हम कहेंगे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो अपना पैसा है उसके पास, केंद्र के पास अपना। यहां पर केंद्र के पास जो राजकोषीय शक्ति है, यानी जो पैसे से संबंधित पावर है, वो ज्यादा है राज्यों की तुलना में, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा या नहीं होगा, बताइए। ये सेंटर आ गया, ये इतनी बड़ी शक्ति रखता है और राज्य इतनी छोटी शक्ति रखते हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, इनके पास पैसे की पावर कम, तो ये वर्टिकल लंबवत रूप से सेंटर ज्यादा पावरफुल है। पहली चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी अपने आप में क्या है, लंबवत असंतुलन। दूसरा बच्चों क्षैतिज असंतुलन, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो राज्य होते हैं बच्चों, उनकी राजकोषीय शक्ति को लेकर संवैधानिक जो स्थिति है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो पावर दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंडीशन है, वो एक समान होने के बावजूद पूरे राज्यों के लिए समान है वो, ठीक है। क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य जो राजकोषीय पॉलिसी है, जो संविधान में वर्णित है, वो अब ऐसा तो नहीं कि यूपी के अलग, उत्तराखंड के लिए अलग, हिमाचल के लिए अलग, ऐसा तो है नहीं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट यानी राज्यों के लिए जो हमने राजकोषीय स्थिति रखी है, वो सभी राज्यों के लिए समान है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें
में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या है, उनके विकास में अंतर, यानी यूपी का अलग पावर होगा वो जो मतलब राजकोष के संबंध में है, उत्तराखंड का अलग होगा, हिमाचल का अलग होगा, मिजोरम का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा। कहने का मतलब एक तो डिसबैलेंस यहां आ गया, सेंटर को ज्यादा पावर है, स्टेट उसके नीचे रहेगी। दूसरा, राज्यों के मध्य भी आपस में स्थिति में क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक फिजिकल लोकेशन है, अपने उसके पास रिसोर्सेज हैं, हर किसी के डिफरेंट है, और हर किसी की अपनी जो है क्या है मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंडीशन है। तो हर ये सब चीजें ऐसा करती हैं, हर राज्य की राजकोषीय स्थिति को डिफरेंट कर देती है, यानी अपने आप में कहीं ना कहीं उनके बीच अंतर आ जाता है। अगर राज्य उत्तराखंड के पास बहुत अच्छा राजस्व है, हो सकता है कि उत्तराखंड के कंपेयर में दूसरे के पास कम हो, तीसरे के पास और ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या आ जाएगा, डिसबैलेंस। यानी संविधान ने क्या किया, सभी स्टेट्स को ऐसे रखा है एक ही उसमें, ठीक है, इस तरीके से संविधान ने जो प्रावधान किए। लेकिन इनके अपने आर्थिक विकास, राज्यों के अपने आर्थिक विकास, किसी की राजकोषीय नीति इतनी है, किसी के पास इतना है, किसी का इससे छोटा है, किसी का इससे बड़ा, यानी कहीं ना कहीं अपने आप पे क्षैतिज रूप से इनमें क्या देखने को मिला, असंतुलन। तो इसमें लिखो, संविधान ने राज्यों को राजकोषीय मामले में समान स्थिति में रखा। संविधान ने राज्यों को राजकोषीय मामले में समान स्थिति में रखा। बावजूद इसके भारत में आर्थिक विकास, राज्यों के आर्थिक विकास में भिन्नता के कारण क्या पाया जाता है, राजकोषीय नीति में असंतुलन पाया जाता है। ठीक है, अब भारत जैसे राष्ट्र में हमेशा याद रखना बच्चों, राज्यों की प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम है, उसको लेकर बड़ी मात्रा में डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये अंतर जो होता है राजकोषीय शक्ति में अंतर पैदा कर देता है। ठीक है, देखो क्षैतिज असंतुलन को कैसे समझना है। संवैधानिक स्थिति सेम है, संवैधानिक स्थिति यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई सबके समान होगा। ठीक है, संवैधानिक स्थिति सभी राज्यों हेतु समान, सभी राज्यों हेतु समान। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, अब उसने ये एक एक करके डिफरेंस तो किया नहीं, परंतु राज्यों के आर्थिक विकास अलग होने के कारण, राज्यों के आर्थिक विकास हर किसी का अलग अलग है, अलग आर्थिक विकास अलग होने के कारण इनकी राजकोषीय शक्ति भी अलग होती है, होने के कारण राज्यों की राजकोषीय शक्ति अलग। ठीक है, अब इसीलिए क्या आ गया, सबका क्षैतिज रूप से हमने क्या कह दिया, अलग अलग है। अब आप इसको ऐसे समझो, प्रति व्यक्ति आय राज्यों की अलग अलग है, तो राजकोषीय जो अपने आप में उसकी राजकोष है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होने से, हर किसी स्टेट की अलग अलग है, पर कैपिटा इनकम अलग अलग होने से, यानी हर स्टेट की क्या है बच्चों, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होने के कारण इनके इसमें राजकोषीय शक्ति में अंतर पाया जाता है। ठीक है, होने से राज्यों की राजकोषीय शक्ति में अंतर, राज्यों की राजकोषीय, पूरा लिखना आप लोग, राज्यों की राजकोषीय शक्ति में अंतर। पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी। अब आप कहोगे सर इसको याद करें, नहीं करना है बाबू, याद अब खुद ही सोचो ना, क्या हम लोग क्या देखते हैं, हमारे केंद्र राज्य संबंध में राजकोष के मामले में दो डिफरेंस है। एक को जो दो डिसबैलेंस, एक लंबवत का मतलब सेंटर बहुत पावरफुल है, स्टेट नीचे रहेगी, एक डिफरेंस आ गया। दूसरा, स्टेट को समान प्लेटफॉर्म मिला था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि इनकी राजकोषीय नीति में कैसे कैसे हमने प्रावधान किए थे, लेकिन उन स्टेट को अगर आप इंडिविजुअली पकड़ोगे उनमें आपस में डिफरेंस आ गया, तो ये क्या कर दिया, इसने एक प्रकार के हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब देखना बच्चों, भारत में जो वित्त आयोग है यानी फाइनेंस कमीशन है, इसका मुख्य कार्य इसी असंतुलन को सही करना है, यानी इसी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना है। और भारत सरकार चाहे तो उसे अन्य बातों के सुझाव के अलावा जो 73वां संविधान संशोधन है उसको लागू होने के बाद वित्त आयोग जो कर सकता है बच्चों, इस बात का भी सुझाव दे सकता है, देना चाहे तो राज्य सरकार किस प्रकार से अपने संसाधनों को बढ़ाए कि वो अधिक मात्रा में पंचायतों या नगर पालिकाओं को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए। अब सिंपल सा बात है, वित्त आयोग का क्या काम है, इसी असंतुलन को दूर करना। ठीक है, लिखो, वित्त आयोग मुख्य कार्य क्या हो गया, इसको केंद्र राज्य के बीच, देखो ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच इस असंतुलन को, समझ गए ना, इस असंतुलन लिखो, इन दोनों का नाम लिखो, इस असंतुलन डिसबैलेंस को दूर करने हेतु सुझाव देना, को दूर करने हेतु
सुझाव देना, सुझाव देना मुख्य कार्य इसका यही है बच्चों, इस डिसबैलेंस को दूर करने हेतु सुझाव देना। और पूरा लिखना, इसके अलावा वित्त आयोग, इसके अलावा वित्त आयोग, इसके अलावा वित्त आयोग पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पूरा लिखना, ठीक है। पंचायती राज संस्थान के संसाधनों को बढ़ाने हेतु संसाधनों को बढ़ाने हेतु, चाहे पंचायती राज में पंचायत को या नगर पालिका है, ठीक हो, बढ़ाने हेतु राज्यों को सुझाव दे सकता है। मतलब राज्यों के सुझाव को क्या कर सकता है, अपने आप में कंसीडर कर सकता है, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, राज्यों को मतलब इस बात की जानकारी दे सकता है, इस बात का सुझाव दे सकता है कि कैसे इनके लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो, इस बात का सुझाव दे सकता है कि राज्य सरकार किस प्रकार अपने संसाधनों को बढ़ाए, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन संसाधन के संसाधनों को बढ़ाने तो राज्यों को सुझाव दे सकता है, ठीक है, राज्यों को सुझाव दे सकता है। बेसिकली ये इसका काम होता है। तो आप देखो कहां से चले थे। अब मैं ये कहूं, वित्त आयोग का प्रावधान बच्चों आर्टिकल 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में इतने में बना था। वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष ही है। अरे भाई, ये तो आप पढ़ते आए हो, रटी रटाई चीज है, फैक्ट है। फैक्ट तो आप किताब खोलोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मेन चीज क्या है, अगर कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आता है तो याद रखना, इसका जो मुख्य कार्य है, केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय असंतुलन है उसको क्या करता है, ये दूर करने के लिए भारत सरकार को सुझाव देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पकड़ लेना। अब आपने कहा चलो ठीक है सर, सुझाव तो हमने मान लिए, इसने सुझाव दिए थे, लेकिन इसको हम कैसे मतलब आगे को लेके चलें, कैसे इस चीज को हम लोग समझें, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखो 14वां वित्त आयोग और लंबवत असंतुलन, ठीक है, लिखो 14th फाइनेंस कमीशन यानी 14वां वित्त आयोग व लंबवत असंतुलन। अब देखो, इसी असंतुलन को दूर करने के लिए 14वें वित्त आयोग ने कुछ सिफारिश की थी, असंतुलन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, देखिए, लंबवत असंतुलन मतलब केंद्र जो है ज्यादा पावरफुल है राजकोष के मामले में इन कंपैरिजन टू देयर स्टेट, अपने राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है राजस्व के राजकोषीय नीति के मामले में। तो इसके संबंध में क्या सुझाव दिए थे वो देखो, लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए जो 14वां वित्त आयोग था बच्चों, उसके द्वारा एक सुझाव दिया गया और ये कहा गया कि केंद्र अपने द्वारा लगाए जा रहे और वसूले भी जा रहे करों का कम से कम 42% भाग राज्यों को हस्तांतरित करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय कर जो लग रहे हैं, यानी केंद्र द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं और जो उगाए जा रहे हैं, उसका कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देने की सुझाव दिया गया, तो 42%। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी वित्त आयोग द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में यानी इतना बड़ा राजस्व जो है राज्य को देने का सुझाव नहीं दिया गया था। अब देखना है कि केंद्र सरकार कब इसको मानती है या मान भी चुकी है, नहीं, इसको आप पढ़ते रहना, बट आपके एग्जाम की दृष्टि से यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखो, इस असंतुलन को दूर करने के लिए, इस असंतुलन को दूर करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि केंद्र अपने द्वारा लगाए जा रहे और वसूले भी जा रहे, ठीक है, केंद्र अपने द्वारा लगाए जा रहे, अपने द्वारा यानी केंद्र लगा रहा है, ठीक है, अपने द्वारा लगाए ऑब्लिक वसूले, दोनों हो जाएगा, ठीक है, लगाने वाला और वसूले जा रहे करों का 42% हिस्सा राज्यों को दे, हिस्सा राज्यों को। अब आप देखो, आपको कुछ थोड़ा पढ़ना है। अब देखो, मैंने जितना पढ़ा है, राम कहानी जितनी भी पढ़ा है, आपको तो ये पता होना चाहिए भाई, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच राजकोषीय के मामले में 2 प्रकार के असंतुलन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल में पता है आपको, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली, राज्य कम है। वर्टिकल में राज्य समान, संवैधानिक स्थिति समान है, लेकिन उनके अपने आर्थिक विकास के पैमाने अलग अलग हैं, तो उनके बीच अंतर आ जाता है। तो इसको सही करने के लिए इसने कहा कि लंबवत वाले को कि भाई केंद्र सरकार को एक काम करना चाहिए, वो जितने भी टैक्स लगा रही है और जिसको वसूल कर रही है, उस वसूले जा रहे टैक्स का 42% हिस्सा राज्यों को देते। अब 42%, अब माना 100 रुपए टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ,
किसको? केंद्र को। उसने कहा भाई चल तो पावरफुल है तो 42 रुपए के बराबर टैक्स तो राज्यों को बांट दे। अब राज्यों को बांट दे 42 रुपए के इक्वल, तो क्या होगा? अभी तक तो 26% 27% देता था, अब जो गैप है यानी ये केंद्र है ये राज्य है, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसने ये कहा था कि आप इस प्रकार की एक रणनीति अपनाओ। अब देखो यह हमेशा ध्यान देना है बच्चों कि राज्य भी वित्त आयोग द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में राज्यों के हिस्से को क्या कह रहे थे? मांग रहे थे। यानी हमेशा ये याद रखना कि किसी भी वित्त आयोग द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में राज्यों को इतना हिस्सा देने की आज तक सिफारिश नहीं की गई थी, ये हमेशा याद रखना। और ये जो 14 फाइनेंशियल कमीशन है इसने इन बातों पे भी ध्यान दिया। इसने ये भी कहा कि केंद्र की जो राजकोषीय शक्ति है यानी जो केंद्र की जो पावर है राजकोष के मामले में उस पर विपरीत प्रभाव न पड़े। पता लगा 42% राज्यों को दे दिया और केंद्र को खुद नुकसान हो गया, केंद्र खुद नुकसान में आ गया, तो केंद्र को इस मामले में विपरीत प्रभाव न पड़े, इस संदर्भ में वित्त आयोग ने यानी 14वें वित्त आयोग द्वारा एक कंपोजिशन शिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, यानी देखो यहां पे आपने लिखा ये 42 इसके ब्रैकेट में लिखो, अब तक सबसे बड़ी सिफारिश, मतलब अब तक सबसे ज्यादा कर प्रतिशत देने वाला आयोग, कर प्रतिशत देने का सुझाव। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है यही, ठीक है, कितना परसेंट देगी? कहा था 42%। अब देखो अब पता लगा केंद्र ने दे दिया 42% और केंद्र खुद नुकसान में आ गया। केंद्र को लग गया कि यार अब कैसे होगा, अब हमें खुद नुकसान हो रहा है, हम तो इतना बड़ा अमाउंट उसको दे रहे हैं। तो इसने क्या कहा कि केंद्र पर नेगेटिव न प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम कंपोजिशन शिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। और उसने कहा कि इस कंपोजिशन शिफ्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? वित्त आयोग जो होगा अनुदानों की भूमिका, जो ग्रांट्स मिल रहे हैं उसको कम करने की रणनीति को आधार बनाए। ये देखो कैसे है, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया कि केंद्र राज्यों को ग्रांट्स दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब बताओ, इसने कहा कि आप 42% हिस्सा किसको दे दो? राज्यों को दे दो। ठीक है, केंद्र ने कहा भाई हम दे देते हैं 42%, लेकिन फाइनेंस कमीशन के 42% के कॉन्सेप्ट पे अगर ये मान के चलो कि इनको नुकसान हो गया, किसको? केंद्र को नुकसान हो गया सपोज, तो क्या होगा? अब उसने ये भी तो कहा कि अगर नुकसान हो गया यानी इतने से अगर नुकसान हो गया तो इसको नोट करके लिखो, यदि केंद्र को, यदि इससे मतलब 42% देने से लिख दो, इससे केंद्र को नुकसान होता है, केंद्र को नुकसान होता है तो केंद्र सरकार को कंपोजिशन शिफ्ट की अवधारणा पे, दृष्टिकोण पे बल देना चाहिए। तो केंद्र को कंपोजिशन शिफ्ट की अवधारणा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन शिफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कंपोजिशन शिफ्ट क्या होता है? कंपोजिशन शिफ्ट मतलब केंद्र द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स दिया जा रहा है, उसमें कटौती कर दो। अगर आप केंद्र को फालतू, अब क्योंकि अनुदान क्या होता है ना बच्चों, नाम ही अनुदान है उसका, दे दिया, अपना नुकसान तो हो ही रहा है उसको, आप अनुदान कम कर दो। क्योंकि अनुदान को कम करोगे, एक तो अनुदान में आप शर्त लगा देते हो कि भाई आप ऐसा करोगे, ये करोगे, राज्य में इसी दबाव में आए रहते। क्योंकि अब बताओ यार, खुद मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा ले बेटा 1000 रुपये ले जा। अब आपके दिमाग में 1000 रुपये में दो चीज आती है, आप अगर उसको इंडिपेंडेंट रूप से अपना प्रयोग करोगे तो आप ज्यादा खुल के उसका यूज करोगे, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में करो, चाहे आप उसकी शाम को जाके एक पौवा खरीद के पी जाओ, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं आपको ये दबाव बनाऊं ना भाई तुझे यही करना है इससे, तो आप क्या उस पैसे को लोगे? बताओ, खुद ही सोचो। तो इंसान हो या कोई भी संस्था हो, अगर उसको सोर्सेज मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, तो उसको ये हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से इसका प्रयोग करूं। ठीक है, अब अपने हिसाब से प्रयोग करो। आपने कहा सर भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, सर थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, मेरे पे पैसे नहीं है, प्लीज आप मुझे 1000 रुपये दे दो। मैंने कहा चल ठीक है, अपना दिखा लेना, 1000 रुपये ले जा। और वहां जाके ये 1000 रुपये मैंने कहा कि तबीयत खराब के लिए आपने मांगे थे, और मैंने कहा कि ना इसका तो एक काम करना, इस 1000 रुपये का आज जा तू खाना पीना खा ले, पार्टी कर, एंजॉय कर। अब आप हो रहे हो बीमार, मैं कह रहा हूं चाहे पार्टी कर, एंजॉय कर, फिर ऐसे कैसे चलेगा? राज्यों के केस में भी ये है, इसीलिए केंद्र ने कहा कि आप 42% अगर वित्त आयोग कहता है दे, तो इसको कम करने के लिए कंपोजिशन शिफ्ट की अवधारणा पे काम करना होगा। तो कंपोजिशन शिफ्ट का मतलब क्या होता है? यानी इसमें क्या करना होगा, केंद्र को अनुदानों की भूमिका को कम करने की रणनीति पर काम करना होगा। ठीक है, इसमें लिखो, केंद्र को
अनुदान की भूमिका, यानी जो राज्यों को ग्रांट्स मिल रहे थे, मैंने पढ़ाया था अनुदान का, पढ़ा नहीं होगा तो टफ लगेगा, की भूमिका को कम करने पर काम करना चाहिए, को कम करने पर काम करना चाहिए, इसने कहा। किसने? फाइनेंस कमीशन ने। अब देखो बच्चों, क्योंकि अनुदान जो होते हैं, अब इसका क्या फायदा होगा? देखो, अनुदान विभिन्न शर्तों के अधीन होते हैं, यानी इसमें कंडीशन होते हैं, तथा सूत्र पर आधारित नहीं होते हैं कि आप किसी फॉर्मूले पे उसको करो। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि पर्टिकुलर इस फॉर्मूले के तहत आपको ग्रांट से मिल रहे, आपको शर्त के साथ पैसा मिलना। अब शर्त के साथ पैसा मिलना, राज्य में ऐसे ही दबाव में आएंगे, राज्य कहेंगे यार क्या पैसा दे रहा, ऊपर से कंडीशंस लगा रहा है। तो ये राज्य जो है अपने आप में एक प्रकार से केंद्र द्वारा जो अनुदान है विवेकाधीन हो जाता है। केंद्र ने जैसा चाहा वैसा कर दिया। केंद्र के विवेक पे डिपेंड करता है कि आपने राज्य को जो पैसा दिया उसका राज्य क्या करेंगे। अब विवेकाधीन होते हैं तो इससे राज्यों के लिए हमेशा बच्चों तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि केंद्रीय करों में अगर हिस्सा मिल गया तो राज्य बिना तनाव के अपने आप में उसका अपने अधिकार से उस पैसे का प्रयोग करेंगे, और यानी केंद्रीय करों में उसकी भागीदारी भी होगी और केंद्रीय करों में उसका अधिकार भी होगा, और अपने हिसाब से उसको वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और वो सूत्र आधारित भी होते हैं, एक फॉर्मूला है उनका, ठीक है। इसमें कोई भी शर्त नहीं होती, ध्यान रखना। इस प्रकार राज्य जो है खुलकर इसका प्रयोग कर सकेंगे। तो हमेशा याद रखना, अनुदान से बेहतर होता है क्या? कर, टैक्स में हिस्सा, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख लो, अब खाली अपने लिए समझने के लिए, अनुदान शर्त के अधीन। अनुदान क्या होते हैं बच्चों? शर्त के अधीन होते हैं, कॉमा एक प्रकार से विवेकाधीन होते हैं, केंद्र के विवेकाधीन, यानी केंद्र के विवेक के अधीन होंगे। जबकि कर क्या होता है? एक प्रकार का अधिकार व सूत्र आधारित, सूत्र आधारित। तो आप समझ जाओगे ना। अब इस इतना ही लिखना है, आप इस लाइन को समझने के लिए साइड में लिख लो, कर अधिकार होता है और सूत्र आधारित होता है, जबकि ये शर्त के अधीन और विवेकाधीन होते हैं। तो कौन सा पैसा अच्छा हुआ? टैक्स अच्छा हुआ भाई, अपने खुलकर उसका प्रयोग करेंगे। तो इसने पहला इसको दूर करने के लिए ये अपने आप में सुझाव सुझाया था, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, क्षैतिज असंतुलन, यानी वित्त आयोग ने कैसे क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के रिकमेंडेशन। अब यहां से आप कहोगे एक बात बताओ सर, चलो सर ठीक है, आपने कह दिया कि हम वित्त आयोग और उसके रिकमेंडेशंस पढ़ रहे हैं, आप एक चीज बताओ क्वेश्चन क्या आएगा? मैंने कहा कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा अगर वित्त आयोग की में से क्या भूमिका है, एक नंबर यहां से बन सकता है। आप बताओगे केंद्र राज्य के बीच जो असंतुलन है, वित्तीय असंतुलन, उसको दूर करने के लिए रिकमेंडेशन करता हो तो क्या आंसर? या केंद्र राज्य के बीच वित्तीय अनुदान या इसकी सिफारिश करता है, जो भी मैंने राम कहानी बोली। दूसरा क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को केंद्रीय करों में लगाए जाने वाला वसूले जाने में कितने % का हिस्सा? 42%। सर क्या इसके अलावा कुछ और भी पूछेगा? नहीं पूछेगा बाबू, 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है अभी तक। वन लाइनर में चाहता मैं डायरेक्ट लिखा देता 42% है। सर कहां से कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, क्यों कॉन्सेप्ट, कुछ अता पता नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, पढ़ाई ऐसी करो जो जीवन में आपके सेटिस्फिकेशन लाए। आपका नौकरी में लगना या न लगना दूसरी बात है, लेकिन आपके द्वारा जो स्टडी की जा रही है उसको आत्मसात करना, उससे तृप्ति मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। खुद सोचिए, ये सब चीजें आपको आज से पहले आती थी, सुनी थी, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, कुछ पता था? नहीं था ना। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, खुद सीखने की ललक जगानी होगी, और जिस दिन सीखने की ललक जग गई उसी दिन मान के चलो अंतिम रूप से चयनित होगी। ग्रुप सी नहीं तो ग्रुप बी में जाओगे, बेहतर जगह पहुंचोगे, ठीक है, याद रखना उसको। दूसरा लिखना बच्चों, क्षैतिज असंतुलन, यानी 14वां वित्त आयोग यानी 14th फाइनेंस कमीशन व क्षैतिज हॉरिजेंटल, ठीक है। तो लिखो वो क्षैतिज असंतुलन, ठीक। अब देखिए, अब क्षैतिज असंतुलन में क्या है बच्चों? राज्यों के बीच अपने आप का राजकोष के मामले में क्या है? डिफरेंशिएशन है। केंद्र को कम करने के लिए हमने टैक्स का बोल दिया कि इसको बढ़ा दे, उनके बीच का गैप कम हो जाएगा। लेकिन अब राज्यों में ही आपस में असमानता है, तो उसको आप कैसे दूर करोगे? इसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया बच्चों। इसने कहा क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाए, तो इसने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। लिखो, 14वें वित्त आयोग द्वारा इस असंतुलन को दूर करने के लिए एक सूत्र का फॉर्मूला दिया गया। अब इसको ध्यान रखना, इसमें इसने पहला क्या कहा? जनसंख्या। ऐसे लिखो, यहां लिखो बच्चों मानक, छोटा सा लिखना है, ठीक है, मानक, और दूसरी साइड लिखो वजन। अभी बताता हूं क्या है। इसने 5 चीजें बोली। इसने कहा आप जो पैसा दे रहे हो उसको किस तरीके से आप दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 42%, यार एक बार बताओ,
42% दे दिया, किस आधार पे दोगे? खाली दे दो भैया ले जा, उत्तराखंड को भी उतना, यूपी को, ऐसा नहीं है संभव। हर स्टेट की अपनी कंडीशन है, तो आपको जो पैसा दे रहे हो ना उसमें भी सोच समझ के पैसा देना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या माना गया। पहला लिखो पॉपुलेशन, फर्स्ट लिखो जनसंख्या। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वित्त आयोग द्वारा किन फॉर्मूले के आधार पे राज्यों को अनुदान ये दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, तो कौन कौन से आते हैं उसमें ध्यान रखना है। जनसंख्या लिखो, दूसरा लिखो जननांकी बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज, जननांकी बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है, यानी जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर उसमें कितना चेंज हुआ, जननांकी बदलाव। तीसरा लिखो बच्चों आय दूरी, इनकम डिस्टेंस, आय से दूरी, ठीक है, अभी बताता हूं क्या है आय दूरी, इनकम डिस्टेंस। फोर्थ लिखो बच्चों आप लोग क्षेत्रफल, एरिया, किस राज्य का कितना है। और फिफ्थ लिखो आप लोग इसमें क्या, फॉरेस्ट कवर, वनाच्छादित, फॉरेस्ट कवर लिखो, यानी फॉरेस्ट कवर को क्या लिखो, वनाच्छादित लिख दो हिंदी में, हाँ ऐसे ही लिख दो, चलो फॉरेस्ट कवर ही लिखो फिर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर आप हिंदी में लिख लेना, वनाच्छादित या जो भी लिखते हो आप लोग, फॉरेस्ट कवर। अब देखो आप लोग इसने क्या किया, इसने कहा चलो ठीक है राज्यों के बीच 37 असंतुलन है, हम एक काम करते हैं, एक मानक बनाते हैं कि राज्यों को किस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। जनसंख्या कहा। अब आप कहोगे यार सर एक चीज बताओ, आप बहुत चालाकी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ बता। आपने कहा सर आपने जनसंख्या ले लिया और जनसंख्या के हिसाब से अगर राज्यों को पैसा मिलेगा तो राज्य तो जनसंख्या बढ़ाने की पॉलिसी पे काम करेंगे। राज्य कहेंगे अब एक काम करो, एक की जगह 4 बच्चे पैदा करो और हमें ज्यादा पैसा मिलेगा केंद्र से, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वित्त आयोग भी जानता था ये सब कि यार हम ऐसी जनसंख्या तो दे रहे हैं मानक में, इस आधार पे हम राज्यों को पैसा देंगे, तो अगर हम जनसंख्या को मानक में रख रहे हैं तो कहीं राज्य ऐसा ना कर दे कि जनसंख्या को बढ़ाने की पॉलिसी पे काम करने लग जाए। पता लगा यहाँ जनसंख्या कंट्रोल की जगह 2 बच्चे की जगह 4-5 बच्चे पैदा करने और कह रहे हैं, पता लगा राज्य सरकारों ने कह दिया जिसके 4 बच्चे होंगे उसको नौकरी मिलेगी, तो सब लोग 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला। तो कहाँ हम वहां वैसे ही इतना हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है, तो जनसंख्या, जननांकी बदलाव, आय से दूरी, क्षेत्रफल और फॉरेस्ट कवर, इन 5 आधार को लेते हुए इसका वजन रखा गया। जनसंख्या को बोला गया 17.5%, यानी जो टोटल पैसा मिलेगा उस राज्य को टोटल जनसंख्या का हिस्सा होगा उसमें 17.5%, ठीक है। जननांकी बदलाव का होगा बच्चों, डेमोग्राफिक चेंज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 10%, अभी बताता हूं, ठीक है। 10% किसका होगा बच्चों, जननांकी बदलाव का। आय से दूरी का होगा बच्चों 50% हिस्सा, यानी 50% हम देंगे आय से दूरी, अभी सब समझाऊंगा। क्षेत्रफल का होगा मात्र 15% और जो फॉरेस्ट कवर का होगा 7.5%, ठीक है, ये दिया, ठीक हो, 15% और 7.5% ये है। अगर क्वेश्चन पूछता है वित्त आयोग के 37 असंतुलन को दूर करने में दी गई सिफारिश में सर्वाधिक वजन किस मानक का है, तो हमेशा आंसर होना चाहिए आय से दूरी। या वित्त आयोग ने कौन कौन से मानक सुझाए थे, ये मानक उसने सुझाए थे और इसको रख दिया। अब देखो पहला चीज है जनसंख्या। अब पहले तो ये समझो, इसको समझो ये क्या है। अब देखो माना 42% हिस्सा हमने कह दिया, ठीक है, सपोज अब 42% हिस्सा हमने कह दिया और इस 42% की वैल्यू सपोज 100 रुपए के इक्वल है, यानी 100 रुपया हमने राज्य को बांटना है। अब बताइए आप क्या ऐसा कर सकोगे कि 100 रुपया जो है प्रत्येक राज्य को उसको डिवाइड कर दो, 29 राज्य है तो 100/29 कर दो, जिसके हिस्से में जितना है उतना संभव है नहीं है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, यदि 100 रुपया बराबर 42% है, यानी हमने 42% देंगे कहा, तो यदि राज्यों की संख्या से 100 को विभाजित किया जाए तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक राज्य को बराबर देना होगा, जो कि वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, 42% देंगे, तो लिखो लेट ₹100 इक्वल्स टू 42%, जो मैंने क्या कहा 42% देंगे और सपोज उसकी वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए। अब जितने राज्य हैं, यानी 100, आप हमने क्या कहा राज्यों को 100 रुपया देंगे, मतलब 42% देंगे। क्या अब हम इस 100 को एक ही राज्य को तो देंगे नहीं, जितने राज्य हैं तो जितने राज्य हैं उसकी संख्या को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी अगर सपोज हमारे पास 29 राज्य हैं, ठीक है, तो 100 डिवाइड करो 29, 28 जितने हैं, जितने भी राज्य हैं, या 30, 35 कर दो, जो भी है 30 कर दो, चलो सपोज, ठीक है, लेट्स सी। अब इसका मतलब क्या होगा, 30 या 90, लगभग 3.5 3 पॉइंट कुछ प्रत्येक राज्य का हिस्सा आ गया, 3 पॉइंट कुछ। क्या हर राज्य को आप 3 पॉइंट कुछ रुपए दे दोगे? ये वैलिड है, मतलब ये सही चीज है? बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड को भी 3.3, यूपी को भी 3.3, कैसे संभव है? उसकी जनसंख्या कहां 20 करोड़, कहां हमारी 1.5 करोड़, तो ये संभव नहीं था। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उसने ये किया। अब ये मानक उसने रखे, ये मानक कैसे काम करते हैं देखिए। अब ये मानक कैसे करते हैं, ये वैलिड नहीं, ऐसे लिख दो इसको, वैलिड नहीं था, ठीक है,
वैलिड नहीं। ये क्यों वैलिड नहीं था मैं आपको समझा चुका हूं, रिवाइज करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसको जैसे ये तो बता दी, इसके ब्रैकेट में राज्य लिख लो आप, ताकि मेरे को लिखाने की जरूरत ना पड़े, आप समझ जाओगे। सपोज इतने राज्य हैं। अब इसने क्या किया, इस फॉर्मूले के आधार पे काम करना शुरू किया। उसने कहा कि जो 100 रुपए हैं इसको हम क्या करेंगे, टोटल 5 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, और इसके आधार पे 5 हिस्से बनेंगे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सपोज 42% की वैल्यू 100 आ गई, अब आपने क्या कहा, 17.5% रुपया हम जनसंख्या वालों के आधार पे बांटेंगे, 10 रुपया हम जननांकी बदलाव में देंगे, 50 रुपये हम आय से दूरी को देंगे, 15 रुपया हम क्षेत्रफल को देंगे और 7.5 रुपये हम फॉरेस्ट कवर को देंगे। अब 7.5 क्या एक ही राज्य को जाएगा? नहीं जाएगा। अब आपने 17.5% जो है वजन किसको दे रखा है बच्चों? जनसंख्या को। अब सपोज यूपी की जनसंख्या, अब आपको इसको कैसे समझना है, ठीक है। देखो, राज्यों के सपोज 28 या 30 हिस्से करने थे। अब क्या करना है, सपोज यूपी है, यदि यूपी की जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या का 10% है, कुल देश की जनसंख्या का 10% है, तो हम क्या करेंगे, इसका जितना वैल्यू आया हुआ है 100 रुपए में, इसका 10% हम यूपी को देंगे। अब इसमें से भी परसेंट निकालेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं बहुत इजीली। देखिए, जनसंख्या का मतलब था बच्चों 1971 की जनसंख्या। देखो, फाइनेंस कमीशन कितना तेज था, उसने कहा अगर हम जनसंख्या को मानक रखेंगे, ये तो बच्चे पैदा करने की नीति अपनाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे करके केंद्र से, उसने कहा आज की जनसंख्या ना बाबू, 1971 की, 1971 में जो जनसंख्या के आंकड़े थे हम उसको कंसीडर करेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वरना तो ऐसे जनसंख्या बढ़ाने लग जाएंगी। इसने पहले ही कह दिया 1971 की जनसंख्या। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, इसको समझना है, ठीक है, ब्रैकेट में देखो, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। सपोज इस, क्योंकि हिस्सा कितना होगा 42%, सपोज इस 42% की वैल्यू 100 रुपये आई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने ये बांट रखा है, ये माना कि 100 रुपए को आपने ऐसे डिवाइड करना है। तो जनसंख्या के हिस्से में 17.5 रुपया गया, जनसंख्या बदलाव में आपका 10 रुपया गया, आपका आय से दूरी में 50 रुपया गया, आपसे क्षेत्रफल में 15 रुपया गया, और इसमें आपका 7.5 रुपया गया। यही तो गया ना फॉरेस्ट कवर में। अब सपोज यूपी की जनसंख्या जो है देश की टोटल, क्योंकि जनसंख्या को कितना गया, एक समझा रहा हूं, बाकी समझ जाना है, ठीक है। जनसंख्या को कितना रुपया गया, परसेंट में नहीं, 17.5 रुपया। अब देखोगे 17.5 रुपया जनसंख्या को गया है, तो अब देखोगे पूरे देश में यूपी की 1971 में जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या का कितना थी। सपोज यूपी की जनसंख्या लेट्स इन 1971, ठीक है, यूपी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का क्या कहा, 10% थी। तो आप क्या करो, इस 17.5 का आप 10% निकाल दो। जैसे ही आप 17.5 का 10% निकालोगे आपका काम बन जाएगा। क्या दिक्कत है, 17.5 का 10% निकालने में कितना होगा, जितना भी होगा उतना यूपी को मिल जाएगा। और सपोज उत्तराखंड की, उस टाइम उत्तराखंड तो बना नहीं था, सपोज जो भी था, मतलब उत्तराखंड के हिस्से को, उत्तराखंड सपोज 1.5% जनसंख्या थी, तो 17.5 का 1.5% उत्तराखंड को दे दो। हरियाणा 3% था, 17.5 का 3% हरियाणा को दे दो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 17.5 जो रुपया है उसको जनसंख्या के आधार पर सब राज्यों में बांटेंगे। अब देखो, जननांकी बदलाव देखेंगे कि डेमोग्राफिक चेंजेस कितने आए 1971 के बाद, जो चेंजेस आए हैं, कुल जनसंख्या नहीं, ठीक है, उसको हम 10% देंगे। आय से दूरी ये क्या होती है, कैसे होती है, उसको 50% देंगे, और इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे एक सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें पेपर में क्या आएगा ये बता दीजिए। कुछ नहीं, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को 42% कितने मानकों के आधार पर डिवाइड किया गया, 5। राज्य 14वें वित्त आयोग के आधार, मतलब क्योंकि 14वां वित्त आयोग चल रहा है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मानक जो है सर्वाधिक वजन किसका था, आय से दूरी। 2 ही क्वेश्चन आने और कुछ नहीं आना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक समझाता हूं। जनसंख्या तो आप मानक समझ गए, मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या का मानक आपको समझने में परेशानी हुई होगी, ठीक है, ये बहुत आसान चीज है। अब देखें बच्चों, दूसरा इसमें क्या हुआ, 14 फाइनेंस कमीशन द्वारा पहली बार डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या बदलाव का कॉन्सेप्ट लागू किया गया। इसमें इसने कहा 1971 के बाद में जनसंख्या के बदलावों को ध्यान में रखा जाए, और आयोग द्वारा यह कहा गया कि 1971 के को आधार वर्ष मानना हटाया जाए, और राज्यों की मांग को आंशिक रूप से उसने स्वीकार कर लिया। अब देखो, राज्य वहां गुस्से में आ गए। राज्यों ने कहा बताओ भाई, कहां 1971, कहां 2015, 16, 13, 14 चल रहा है, आप क्यों 1971 की जनसंख्या को ले रहे हो, आप अभी की लो ना, 2011 की लो। अब वो तो परेशान, वो तो उसको पता था कि संभव नहीं है, अभी इतने रिसोर्सेज कहां से एक ही राज्य सब ले जा देगा। तो उसने ये कहा ठीक है, हम जनसंख्या 1911 की कंसीडर 1971 की कंसीडर करते हैं, उसमें हम एक काम करेंगे, जितनी जनसंख्या थी वो कवर कर लेंगे। अब देखेंगे कि 1971 के बाद से जनसंख्या में कितना बदलाव आया है, उसमें कितना उसमें चेंज आया, उसको सिर्फ 10% देंगे, उसको पूरा नहीं देंगे। यानी राज्य पूरी डिमांड कर रहे थे, उसने कहा ना,
पूरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 10% उसका पैसा मिलेगा। तो आंशिक रूप से उसने राज्यों को हिस्से को मान लिया, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जितना पता होना चाहिए वो समझाता हूं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था बच्चों, उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो लिख रखा है अपने आप में, इनकम डिस्टेंस। ये समझ दो आय से दूरी क्या है, सबसे बड़ी जो पॉइंट है आय दूरी, ठीक है। अब इसमें क्या किया इसने, सपोज आय डिस्टेंस मानक के अंतर्गत जो 14वां वित्त आयोग था उसने क्या कहा, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय एक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत की गई, यानी संदर्भ बिंदु, और यह कहा गया कि उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय जो है उससे दूरियां निकाली गई, कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। और यह ध्यान दिया गया कि जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम हरियाणा की पर कैपिटा इनकम से जितनी दूर होगी उतना ही अधिक उसे केंद्रीय करों का हिस्सा प्राप्त होगा। आय दूरी का मतलब लिखो, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय को संदर्भ बिंदु लिया गया, संदर्भ बिंदु। अब देखो प्रति व्यक्ति आय में कितना परसेंट हिस्सा बताया मैंने केंद्रीय करों में, मतलब 42% का 50% इसमें बांटा गया राज्यों को। अब हरियाणा की संदर्भ बिंदु, तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम से जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम जितनी दूर होगी उसको उतना केंद्रीय करों में हिस्सा मिलेगा। सिंपल सा तो है, तो लिखो, नोट करके लिखो, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय से जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जितनी दूर होगी, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय से जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जितनी दूर होगी उसे केंद्रीय करों में उतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसे केंद्रीय करों में उतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और अगला देखो, एक था उसमें एरिया, एरिया बताने की जरूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि एरिया, क्षेत्रफल का जितना हिस्सा है आप जानते हो, पूरे देश में कुल क्षेत्रफल का यूपी का कितना हिस्सा है, उत्तराखंड का कितना हिस्सा है, वैसे आप उस जो परसेंट दिया है क्षेत्रफल को उसको वैसे कैटेगराइज कर दोगे। और लास्ट में होता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, अब देखो फॉरेस्ट कवर जिस राज्य का जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं विकास काम करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो आपको फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, क्योंकि रोड नहीं बनाओगे तो विकास नहीं होगा, पब्लिक परेशान होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। और रोड कहां से बनेगी, किसी के घर के ऊपर से तो जाएगी नहीं, हवा में तो जाएगी नहीं, आपको जंगल से ही निकालना पड़ेगा, या कोई और इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास के साथ साथ विनाश भी साथ चलता है, पैरेलल चलता है। आप ध्यान रखना, विकास जितना करोगे विनाश उतना ही करना पड़ता है, ये सच्चाई है। और विनाश किसी का नहीं, प्रकृति का विनाश होता है। तो फॉरेस्ट कवर जिस राज्य के पास जितना ज्यादा है, इसका मतलब वहां वो डेवलपमेंट के कार्य कम हुए हैं। कम हुए हैं का मतलब ये है कि वहां हो सकता है इंडस्ट्री कम लग पाई हो, रोड कम बनी हो, तो उसको क्या होगा, रेवेन्यू कम मिलेगा राज्य को। रेवेन्यू कम मिलेगा तो फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो हर राज्य का देखा गया कि जिसके पास जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उसको उस अंश में जो फॉरेस्ट कवर का पार्ट है उतना ज्यादा उसको मिलेगा। क्यों फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, एक तो फॉरेस्ट पर्यावरण बचा रहा है, दूसरा फॉरेस्ट कवर होने की वजह से दूसरे जो पैरेलल जो डेवलपमेंट वाला काम है वो कहीं ना कहीं उसका कम हुआ होगा तो उसको कम रेवेन्यू मिला होगा, रेवेन्यू कम मिलेगा तो उसको पैसा केंद्रीय करों में ज्यादा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये थे बच्चों 14वें वित्त आयोग के द्वारा क्षैतिज व लंबवत असंतुलन को दूर करने के उपाय, ठीक है। बाकी इसने जो फॉरेस्ट जो 14वां वित्त आयोग था, इसने ये कहा था कि FRBM एक्ट जो मैंने पढ़ा है 2003 वाला, उसको खत्म कर दो। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि FRBM एक्ट को खत्म कर दो। इसके अलावा एक राजकोषीय घाटा, कौन सा था, विशुद्ध राजकोषीय घाटा था, क्या था, उसको एंड कर दो। ये वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो मेंस के टॉपिक है जहां रिटर्न एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में वो नहीं आने वाला है, ठीक है। होपफुली ये क्लास आपकी समझ आई होगी। पूरी क्लास का निचोड़ ये है कि वित्त आयोग जो है केंद्र राज्य के बीच क्षैतिज व वर्टिकल असंतुलन को दूर करने की अनुशंसा करता है। क्षैतिज असंतुलन को दूर करने, लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए इसने कहा था कि 42% केंद्रीय करों में हिस्सा दे दो। अब जो क्षैतिज असंतुलन है उसको 5 भागों में बांटा गया, हर किसी के मानक रखे गए और जिस राज्य का जितना है उसको उतना हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही आज की क्लास से हमने समझना है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, टॉपिक को सही तरीके से रिविजन करना है, सही तरीके से इसका निचोड़ निकालना है और जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, यानी जितनी तैयारी करोगे उतना आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लेना, ज्यादा टफ नहीं है, एक आध बार अगर आप इसको रिवीजन करोगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कल देखेंगे अगली क्लास। अपना ध्यान रखना आप लोग। थैंक यू।